आज का टॉपिक हमारा क्या है? स्थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। देखो एक्चुअली ये जो पुष्यभूति वंश है, यहाँ से हमारा बेसिक स्टार्ट होता है। किसके बारे में? हर्षवर्धन के बारे में। तो फाइनली आज का जो टॉपिक है वो हमारा हर्षवर्धन पर ही ज़्यादा केंद्रित रहेगा, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना। और ये हमारे एग्ज़ाम का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं हर्षवर्धन के बारे पे। अभी हम लोग जो पिछला क्लास हम लोग देखे थे उसमें कई सारे शासकों के बारे में देखे, ज़्यादातर शासक हम लोग को कमज़ोर ही दिखा। अब हम लोग जो हर्षवर्धन के बारे में जो बार बार हम पहले भी कर रहे थे कि हर्षवर्धन के बारे में जब पढ़ेंगे तो फिर डिटेल से जानेंगे कि उनके बारे में, चूँकि सेपरेट वीडियो बनाएंगे, हम ये पहले भी कह रहे थे। तो आज हम लोग का टाइम आ गया उसके बारे में जानने का। अब जो हर्षवर्धन के बारे में एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि हर्षवर्धन के बारे में ये है कि हिंदू वंश का, मतलब हिंदू धर्म का, इसको सबसे अंतिम सबसे बढ़िया शासक बोला जाता है। हर्षवर्धन के बारे में ये कहा, वैसे तो हिंदू धर्म के और भी कई सारे शासक रहे, जैसे अशोक खुद ही मतलब बहुत ही महान शासक थे। कई सारे शासकों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन हिंदू धर्म के सबसे अंतिम महान शासकों में से किसको देखा जाता है? हर्षवर्धन को देखा जाता है। महान कहो ना कहो, लेकिन एक ताकतवर शासक तो था ज़रूर। ठीक है, हम अशोक से तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी ताकतवर शासक तो वो कहलाते हैं। तो देखो सबसे पहले देखते हैं कि स्थानेश्वर ये एरिया कहाँ पड़ता है। अब देखो कहीं पर स्थानेश्वर लिखा हुआ मिले या फिर थानेश्वर लिखा हुआ मिले, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, और ये एरिया कहाँ का है? हरियाणा। स्थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, चूँकि यहीं से स्टार्ट होता है उनका बैकग्राउंड, तो पुष्यभूति वंश जो है, जो यानी कि हरियाणा में जो शासक लोगों का जो वंशज चलता है, जो गुप्त काल, चूँकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि गुप्त काल के शासक क्या हो चुके थे? कमज़ोर पड़ चुके थे। और गुप्त काल में जो शासक गुप्त काल में जो शासक कमज़ोर पड़ गए, उसके वजह से ये वंश का उदय होता है। तो हर बार तुम देखते हो कि कोई ना कोई जब वंश कमज़ोर होता है तभी कोई नया वंश का उदय होता है। तो हरियाणा के आसपास का जो एरिया है, ठीक है, जैसे कल का जो टॉपिक हमारा क्या देखे थे, कल यशोधर्मन वगैरह के बारे में, सबके मालवा, गौड़, शशांक वगैरह सबके बारे में पढ़े थे हम लोग। आज देखना कि आखिर उनके साथ जो कनेक्शन इनका कैसे है, क्योंकि कल हम पूरा कहानी में बार बार तुम देख रहे थे हर्ष का कहीं ना कहीं जिक्र आ रहा था, इसलिए अलग से हम बनाए। स्थानेश्वर का जो पुष्यभूति वंश है उसके संस्थापक कौन है? बहुत ईजी है, याद है पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश के संस्थापक। तो ये पुष्यभूति अलग है, ये पुष्यभूति अलग है, वो पुष्यमित्र थे, है ना। तो इनका शासन कैसे आया? क्योंकि गुप्त साम्राज्य की दुर्बलता का लाभ उठाकर, जैसे गुप्त शासक सब कमज़ोर होते चले गए। याद है गुप्त काल जब पढ़ रहे थे उनके कई सारे जो छोटे छोटे सब लास्ट में, तभी तो गुप्तोत्तर काल स्टार्ट किए थे। पिछला वीडियो में तुम देखना, मतलब पिछले वीडियो में जब गुप्त काल जब लास्ट हो जाता है तब देखना कि उसमें कई सारे शासक एकदम छोटे छोटे टाइप के शासक होते हैं। उनके वजह से ये पुष्यभूति वंश आया। इनका राजधानी कहाँ था? थानेश्वर। ये तो बहुत ईजी है, तो राजधानी के साथ ही अटैच किए हुए हैं। अब ज़रा सा देखना यहाँ से ये देखो क्रम है पढ़ने का। सबसे पहले कौन आएगा? पुष्यभूति। उसके बाद कौन आएगा? नरवर्धन आएगा। उसके बाद कौन आएगा? राज्यवर्धन फर्स्ट आएगा। उसके बाद क्या आएगा? आदित्यवर्धन। उसके बाद क्या आएगा? प्रभाकर वर्धन। और इसी का 3 बेटा बेटी, प्रभाकर वर्धन का ही 3 बेटा बेटी। सबसे बड़ा बेटा का नाम क्या है? राज्यवर्धन सेकेंड। उसके बाद कौन है? हर्ष, जिसके बारे में हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद किसके बारे में? राजश्री। तो राजश्री कौन हुई? हर्ष की बहन लगी। और यही याद है, वही राजश्री है जिसकी कि मौखरी रानी यानी कि ग्रीवर्मन के साथ विवाह किया गया था और फिर क्या हुआ था? ग्रीवर्मन की हत्या हुई थी। अब देखो हर्ष की जो पुत्री थी उसका शादी किससे किया था? गौर करना, हर्ष की जो पुत्री थी उसका शासन किसके साथ, उसकी शादी किसके साथ हुआ था? ध्रुवसेन सेकंड के साथ। वो वल्लभी के ध्रुवसेन सेकंड। पहले भी ये सब चीज़ पहले पढ़ चुके हैं। अब इसमें से आदित्यवर्धन के बारे में क्या जानना है हमारे बारे में? इसमें जब पढ़ना किसके बारे में? आदित्यवर्धन के बारे में बस इतना जानना है कि इनका विवाह जो था महासेन गुप्त जो है उनकी जो महारानी थी उसके साथ हुआ था। यानी कि गुप्त वंश की जो रानी थी उनके साथ इनका विवाह हुआ था। इतना सिर्फ ध्यान रखना। उसके बाद प्रभाकर वर्धन, इनके बारे में पढ़ना जो नीचे लिखे हुए भी हैं, क्योंकि इतिहास में एक ऐसा मतलब पहली बार ऐसा किसी राजा के बारे में पढ़ रहे हैं जो दुनिया भर का उपाधि लिया हुआ। आज तक इतना उपाधि हम किसी को लेते हुए नहीं देखे थे, और वाकई में था तो बहुत ताकतवर, बहुत मजबूत शासक था, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसके बाद तो खैर राज्यवर्धन फर्स्ट सेकंड के बारे में थोड़ा देख लेंगे, थोड़ा हर्ष के बारे में देख लेंगे, और राजश्री का तो विवाह वैसे भी तुम देखे महिलाओं का ज़्यादातर हम लोग पढ़ते नहीं हैं,
इतिहास में भी उसमें ज़्यादा लिखा हुआ इस वजह से भी नहीं है क्योंकि इनको शासन मिला भी नहीं। अब आता है बात प्रभाकर वर्धन के बारे में। वर्धन वंश की शक्ति वो प्रतिष्ठा का संस्थापक, ठीक है, चूँकि सही बात है, ताकतवर तो था ही, प्रतिष्ठा और मतलब संस्थापक तो था ही, लेकिन इसके पास क्या है, प्रतिष्ठा ज़बरदस्त बनाया था, ये ताकतवर शासक था। उसके बाद देखते हैं कि अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने क्या किया, मौखरियों से वैवाहिक संबंध किया था। देख लो भाई, किया ना। ये अपनी बेटी का शादी किससे करता है, गिरिवर्मन से करता है। तो गिरिवर्मन से करने के बाद तुम देखना कि इनका रिलेशन अलग अलग वंशजों के साथ हो जाता है, आसपास के एरिया से इनका हो जाता है, ठीक है। तो मौखरियों के साथ भी रिलेशनशिप हुआ। उसके बाद खुद हर्ष अपनी बेटी का वल्लभी के साथ शादी करते हैं। तो तुम देख रहे हो वैवाहिक माध्यम से, तो पहले भी हम लोग कई बार देख चुके हैं कि विवाह के माध्यम से एक एरिया के लोग को दूसरे एरिया के लोगों से कनेक्शन रहा है हमेशा से। तो वैवाहिक संबंध के वजह से मौखरियों के साथ इनका रिलेशन बना। तो मौखरियों के जो गिरिवर्मन थे वहाँ के शासक, उनके साथ विवाह कर दिया, किसका, राजश्री का किया था। और उसकी हत्या किसने किया था, देवगुप्त और शशांक। ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इनका जो विभिन्न उपाधि मिला है जरा वो जरा सुनना, बड़ा अटपटा सा नाम है, याद बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ कुछ नाम, एक नाम है जो थोड़ा बहुत तुमको लगेगा हाँ इसको थोड़ा सा ध्यान रख लें। हम ये सिर्फ सूचना देने के लिए, मतलब तुमको पता होना चाहिए इसलिए सारा चीज़ बता दें, एग्ज़ाम में इतना पूछता नहीं है। अब देखो पहला उपाधि क्या है, होनहारिन केसरी। देखो इसका जब हम नोट्स बना रहे थे ना, तो नोट्स बनाने टाइम में हमको लग रहा था कि यार ये मतलब लग रहा था कितना महान शासक है, इतना ताकतवर शासक तो शायद ही मतलब देखने को मिलता है, बहुत ही कम। और इनके उपाधि से ही लगता है कि ये वाकई में बहुत ही मजबूत शासक था। इनके बारे में पढ़ रहे थे, लगा हाँ यार फ़ख्र महसूस कर रहे थे इनके बारे में पढ़ने पे। तो होनहारिन केसरी पहला टाइटल, ये मतलब टाइटल है, इसका मतलब क्या होता है, खून रूपी हिरन के लिए, खून रूपी हिरन के लिए ये क्या थे, सिंह के समान थे। अगर जो खून था, जो खून वही बर्बर शासक जो था, अगर खून जो है अगर हिरन है तो हम क्या है, शेर है, हमारे सामने कुछ भी नहीं है। तो खून तो इससे डरे रहते थे, ये बात सही है। उसके बाद देखो क्या है, सिंधु राज ज्वर। अब सिंधु राज ज्वर जो है इसका मतलब क्या हुआ, सिंधु राज्य के लिए ये क्या थे, ज्वर के समान थे। समझ में आ गया ना। तो सिंधु राज्य के लिए क्या थी, ये ज्वर के समान थे। उसके बाद क्या है, गुर्जर प्रजाकर। इसका मतलब क्या हुआ, गुर्जरों की नींद हराम करने वाला। सोचो गुर्जर का अपना एरिया हरियाणा है, वहाँ पे गुर्जरों की नींद हराम कर दिए थे ये प्रभाकर वर्धन। सोचो इतनी ताकतवर थे। तो गुर्जरों की नींद हराम करने वाले को क्या बोलते हैं, गुर्जर प्रजाकर। टाइटल तो अब देखो ये सबसे बड़ा टाइटल है। अब जैसा स्थिर से पढ़ना, बहुत बड़ा नाम है, संस्कृत में जो बड़ा बड़ा नाम होता है वैसे ही है। क्या है, गांधार धीपगंध द्वीपकुट हस्ती ज्वरो। नाम सिर्फ ध्यान में क्या रहेगा, एक ज्वरो एक गांधार, बाकी तो सब बीच के गायब हो जाएगा, याद तो रहने वाला है ही नहीं। तो गांधार दीपगंध, लग रहा है दीपगंध तांबुल, याद है मंत्र जो पढ़ते हैं हम लोग पूजा पाठ में जो चलता है। तो गांधार दीपगंध द्वीपकूट हस्ती ज्वरो, एक तरह से लगा मंत्र जैसा है इनका पूरा टाइटल। इसका मतलब क्या हुआ, गांधार के राज रूपी सुगंधी राज के लिए महान हस्तज्वर या महामारी के समान। मतलब समझ लो कि इससे सारे लोग डरे हुए रहते थे। तो गांधार तक इनसे डरे हुए रहते थे। खुद गुर्जर का नींद हराम था, सिंधु राज्य का भी नींद हराम करके रखे थे, हुनों का भी दिमाग ख़राब करके रखा था। सोचो कितना ताकतवर था ये आदमी। उसके अलावा क्या है, एक और टाइटल, लाट पाट वपाट चरोह। लाट पाट वपाट चरोह मतलब चंचलता को नष्ट करने वाला। मतलब इनको चंचल व्यक्ति भी पसंद नहीं था, एकदम सीरियस आदमी चाहिए, तो चंचलता को भी नष्ट करेगा। उसके बाद क्या है, माल व लक्ष्मी लता परसु। इसका मतलब क्या हुआ कि मालवा की लक्ष्मी रूपी लता के लिए कुल्हाड़ी के समान। समझ रहे हो, लक्ष्मी रूपी लता के लिए क्या है, कुल्हाड़ी के समान। अब इनका टाइटल बड़ा अटपटा सा भी है और टेढ़ा भी है, याद करना बहुत मुश्किल है। हो कुछ कुछ ध्यान में रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो और अच्छी बात है, टेंशन ही नहीं है, ठीक है। अब तो कुछ छूटा नहीं है इसमें, प्रभाकर वर्धन का हो गया। अब इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे अभी क्या बताएंगे, राज्यवर्धन सेकेंड के बारे में, ठीक है। इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं हम लोग राज्यवर्धन सेकेंड के बारे में। अभी हम लोग प्रभाकरण के बारे में पढ़े ना। प्रभाकरण की जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद कौन आ जाता है, राज्यवर्धन हो जाता है। तो राज्यवर्धन के टाइम में क्या होता है कि शशांक और देवगुप्त
ये दोनों मिल करके कन्नौज पर आक्रमण करते हैं। ये शशांक और देवगुप्त के बारे में तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये शशांक कौन था? शशांक हमारा जो वहाँ पे बंगाल का जो गौड़ वंश का जो था वो, और उसके बाद देवगुप्त जो मालवा का था। ये दोनों मिल करके क्या करता है, ये किस पर हमला करता है? कन्नौज पर हमला किया। कन्नौज पर हमला करके क्या करता है, चूँकि कन्नौज का उसमें शासक कौन था? ग्रीवर्मन था। तो ग्रीवर्मन को, अच्छा उसकी वाइफ कौन थी? राजश्री। राजश्री कौन है? उसकी बहन है। किसकी? हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन की बहन और इसकी बेटी सॉरी इसकी भी तो बहन हुई ना, सॉरी इसके पापा जो पढ़े थे प्रभाकरण की बेटी हुई है ना, तो यानी इसकी बहन। तो ये क्या किया, शशांक और देवगुप्त जो है अटैक किया कन्नौज पर, राजश्री को कैद कर लिया और ग्रीवर्मन की क्या कर दिया? हत्या कर दिया। पहला घटना हुआ इसके टाइम में। देख लो, इसकी बहन की भी हत्या हो जाता है और बहन का जो हस्बैंड था, सॉरी बहन के जो हस्बैंड का हत्या होता है, बहन तो बच गई, उसको सिर्फ कैद किया गया था। अब ये गुस्से में क्या किया, निकला वहाँ से कि चलो भाई, फिर क्या किया, देवगुप्त की सेना को पराजित करेगा। किसको हराएगा? शशांक तो आराम से मजा ले लिया, पहले भी बता चुके थे। देवगुप्त की सेना को ये पराजित करके देवगुप्त की क्या कर दिया? हत्या। अच्छा, इसकी हत्या इस वजह से हुआ था क्योंकि ये इसका साथ ही नहीं दिया। चुगली तो कर ही दिया कि मतलब किस तरीके से हुआ है, लेकिन साथ ही साथ क्या किया, ये तो चाहता भी था कि इसका हेल्प ना करे, ये किसी तरह रास्ते से हट जाए। अब बाद में सोचा शशांक फिर इसको भी हम देख लेंगे। हुआ भी यही, देवगुप्त की सेना को पराजित करके क्या किया, सेना को भी हराया और देवगुप्त की हत्या हो जाता है। उसके बाद वो क्या, उसके बाद क्या होता है, धोखे से किसको बुलाया, फिर राज्यवर्धन को बुलाया, अपने शासन में बुलाया, अपने घर में बुलाया और वहाँ बुला करके राज्यवर्धन की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। तो इसकी राज्यवर्धन की हत्या कब हुआ? 606। तो शशांक तो देख लो दोनों का मजा लिया, देवगुप्त को भी मरवा दिया, किसके माध्यम से? राज्यवर्धन के माध्यम से मरवा देता है। और बाद में क्या करता है, इसको खुद ही बुला के इसको भी मरवा देता है, मतलब इसको भी मार देता है, राज्यवर्धन को भी मार देता है। जब देखो, अब देखो हर्षवर्धन का सोचो, एक तो भाई मर गया, ग्रीवर्मन इसको भी निपटा गया, बहन बची कौन? बहन। अब ध्यान देखना, हर्षवर्धन बहन क्या होगा, फिर ये बहन क्या करेगी, वहाँ से भाग जाती किसी तरह से, उसको कैद से वो किसी तरह से भाग जाती है। यानी कि शशांक जो कैद करके रखा था, हालांकि कैद तो देवगुप्त के टाइम में ही कर दिया गया था, लेकिन फिर बाद में शशांक भी इसको कैद करके रखा, उसी के टाइम ये भाग गए किसी तरह से, भाग करके चली गई कहाँ पर, विंध्याचल पर्वत की ओर चली गई। ठीक है, अभी आगे चल के बताने वाले हैं हुआ क्या आगे चल के। अब हर्षवर्धन के बारे में देखो, क्योंकि राज्यवर्धन की हत्या हो चुका है, बहुत ही कम उम्र में, मात्र 16 वर्ष में इसको शासक बनना पड़ा, क्योंकि भाई का हत्या हो चुका था। अच्छा, 16 वर्ष का बच्चा सोचो कितना मासूम होता है। गुस्सा भयानक आया कि ये तो बहुत गलत हुआ मेरे साथ। अच्छा, हर्षवर्धन के बारे में एक चीज़ और क्या बोला गया, ये प्राचीन भारत का क्या था, अंतिम हिंदू सम्राट। हालांकि प्राचीन पूरा भारत का लिए कहना गलत होगा, क्योंकि देखा जाती है केवल उत्तर भारत का प्रतिनिधि कराता है। दक्षिण भारत में और भी हिंदू सारे सम्राट थे, लेकिन उत्तर भारत में जो है देखा जाए तो ये अंतिम हिंदू सम्राट कहलाता है। क्या हुआ देखो, भाई की हत्या से तिलमिलाया, तिलमिला के राजा बनते ही वो सबसे पहले क्या बोला, शशांक से बदला। हम कसम खाते हैं कि जब तक शशांक को हम मारेंगे नहीं तब तक मेरा बदला पूरा, क्योंकि भाई बहन जीजा मतलब पूरा परिवार पर हमला था वो। उसके बाद क्या किया, अब राजश्री की सुरक्षा के लिए, चूँकि बहन के बारे में पता था कि बहन क्या है, जिंदा है, अब वो क्या हुआ, बाद में कर लेना आराम से, ठीक है ना। तो राजश्री की सुरक्षा के लिए क्या हुआ, कन्नौज की ओर बढ़ा वो। वहाँ से थानेश्वर कहाँ पर है, हरियाणा का एरिया, और कन्नौज कहाँ पर है, तुम्हारा लगभग MP का एरिया में। वहाँ से वो चला अपनी बहन की सुरक्षा के लिए। जब जा रहा था तो रास्ते में कामरूप के राजा भास्कर वर्मन का दूत जो था हंसबेग, उससे मिला और उसी से बहुत सारा सूचना लिया कि आखिर ये मतलब उससे भी सूचना लिया। और उसके बाद हर्ष ने एक आचार्य दिवाकर था, उससे भी पता चला, दोनों के हेल्प से पता चला कि उसकी बहन कहाँ चली गई है। ठीक है, मतलब बहुत सारे इन्फॉर्मेशन तो यहाँ से भी मिला होगा। जो भास्कर वर्मन का जो दूत था हंसबेग, चूँकि दूत है तो इसके पास सूचना वैसे भी ज़्यादा होता है। इससे क्या किया, मित्रता स्वीकार के लिए, चल भाई ठीक है। मित्रता के लिए हाथ कौन बढ़ाया था, भास्कर वर्मन का दूत। तो हर्षवर्धन को बोला कि भाई मतलब फ्रेंडशिप कर लेते हैं। हर्ष को भी लगा कि ये अच्छा टाइम है मेरे लिए, वैसे भी हम बहुत मुसीबत में हैं और अभी तो हम किसी से भी दोस्ती कर लेंगे, तो दोस्ती भी इससे कर लेता है, तो दोस्ती भी इससे हो जाता है। आगे बढ़ने पर फिर पता चलता है उसको कि राजश्री जो थी उसकी, किसकी, ग्रीवर्मन की वाइफ और इसकी बहन, हर्षवर्धन की बहन, ये सती होने के लिए वो आगे चल चुकी है, विंध्याचल पर्वत की ओर
वो चली, लेकिन वो अब उसको डर लग गया कि मतलब बहन तुम क्यों मतलब अपने आप को सुसाइड करोगी, मारना किसको है, इसको, क्योंकि सारा जो है प्रपंच यही रचा था, तो बदला हम इससे लेंगे। तो फिर क्या हुआ, अच्छा ये चीज़ पता कैसे चला, कहाँ ढूंढ के निकाला गया, तो हर्ष ने आचार्य दिवाकर की सहायता से उसको ढूंढ निकाला, अपनी बहन को ढूंढ के निकाला। फिर अपनी बहन को समझा बुझा कर कहाँ लेके आया घर, कि ठीक है बहन तुम टेंशन मत लो, तुम कुछ भी मत करो, तुमको सुसाइड करने का जरूरत नहीं, हम बदला लेंगे, तुम निश्चिंत रहो। अब यहाँ तक लेकर आया, उसके बाद वो आया, उसके बाद फिर देखो क्या हुआ, समझो इसके बीच का मामला थोड़ा समझना। फिर ये आया, उसके बाद जाके क्या किया होगा, शशांक की हत्या कर दिया गया। तो शशांक तो ख़त्म कहानी हो गया, जब बहन को समझा बुझा के लाया तो फिर जाके क्या किया होगा, शशांक क्या हत्या करके मामला ज़बरदस्त तरीके से उसको बोलो काटा गया था, बहुत ज़बरदस्त क्रूरतम तरीके से उसकी हत्या हुई थी। अब देखो यहाँ पर ग्रीवर्मन की हत्या हो, ग्रीवर्मन कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर ग्रीवर्मा लिखा हुआ रहेगा, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो देखो जब मौखरी शासक जो ग्रीवर्मा थी उसकी तो हत्या हो गया, तो अब अच्छा वो तो उसका बहनोई था, अब वहाँ का क्या हो गया, शासन खाली, कोई राजा ही नहीं था। ऐसे में क्या हो गया, कन्नौज का गद्दी क्या हो गया, खाली। जब कन्नौज का गद्दी खाली हो गया तो सभी वहाँ के जो आम नागरिक थे उनसे सहमति से पूछा गया कि क्या आप हमारे साम्राज्य में शामिल होना चाहते हैं, क्या आप मेरी प्रभुसत्ता जो है एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो वहाँ की जनता चूँकि इसका रिलेशन वाला था और ये बदला भी लिया था। अच्छा वहाँ के राजा भी, वहाँ के पब्लिक भी तो देखे, जिस राजा की हत्या किया बदला कौन लिया, उसका जीजा, सॉरी मतलब उसका बहनोई। तो देखो हर्ष क्या किया, हर्ष तो बदला ले लिया, तो वहाँ के पब्लिक में क्या होगा, सेंटिमेंट भी बन गया कि चलो ठीक है ये मतलब हमारे राजा की हत्या का बदला भी ले लिया, इसलिए हम राजा इसी को स्वीकार करते हैं। तो बाद में क्या हो जाता है, फिर कन्नौज किस में शामिल हो जाएगा, थानेश्वर में। तो थानेश्वर का एरिया अब क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उसके बाद देखो फिर इसी के टाइम में क्या करते, राजधानी परिवर्तन भी कर लेगा। अब पहले थानेश्वर राजधानी था, अब राजधानी क्या कर देगा, कन्नौज राजधानी बना देगा। तो एक चेंजिंग क्या देखते हैं कि हर्षवर्धन के समय एग्जाम में पूछा जाता है कि राजधानी कहाँ चेंज किया गया था, कन्नौज हो गया था, ये ध्यान रखना, क्योंकि शुरुआत से राजधानी कहाँ था, थानेश्वर था। हर्षवर्धन के समय में कन्नौज राजधानी इसलिए बनाया क्योंकि कन्नौज को वो शामिल कर लिया, ठीक है। अपने बहनोई का गद्दी चूँकि खाली था तो वो उसको मिला लिया। इसी के टाइम में देख लो कि सीमा विस्तार, अच्छा जब ये कन्नौज को भी मिला लिया अब इनके अंदर धीरे धीरे सीमा विस्तार का लालच जगा। हम इस तरह से और भी मतलब ये तो चलो दुखद कहानी था, इनके मन में ये लालच बढ़ा कि क्यों ना अपने एरिया को और बड़ा किया जाए। तो ये धीरे धीरे बढ़े आगे बढ़ने के क्रम में देखते हैं कि ये पुलकेशन द्वितीय मिला। अभी पढ़ेंगे आगे चल के पुलकेशन द्वितीय के बारे में। जब उनसे मिलता है तो उनसे लड़ते हैं और लड़ने के क्रम में क्या होता है, ये हार जाते हैं, हर्षवर्धन हार जाते हैं, अब पुलकेशन द्वितीय जीत जाता है। तो यहाँ तक का कहानी हम लोग अभी फ़िलहाल हर्षवर्धन का और देखेंगे। अभी इसके बारे में हर्षवर्धन के काल में जितने सारे लिटरेचर के बारे में जो हम बताए हैं, तो इनके काल में बहुत सारे लिटरेचर भी लिखा गया, हम लोग लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो अच्छा राज्यवर्धन सेकेंड यहाँ पर क्यों लिखा है, इसका तो टाइम हो गया था ना, पूरा हो गया था। अब देखो हर्ष का जो हम लोग देख रहे थे, अब लिटरेचर के बारे में जरा सा देख लें, इस काल में कितने सारे लिटरेचर लिखा गया, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन एग्जाम में दिखता है। जैसे हर्षचरित जो पहले बार हम लोग पढ़ चुके हैं, हर्षचरित के राइटर कौन थे, बाणभट्ट। और बाणभट्ट क्या थे, हर्ष के दरबारी कवि थे। इस किताब में क्या लिखा गया, इसमें ऐतिहासिक विषय पर लिखने वाला ये गद्य काव्य, यानी कि गद्य के फॉर्म में लिखा हुआ है। गद्य और पद्य समझते हो ना, हाँ, ये कहानी के रूप में गद्य काव्य लिखने का प्रथम प्रयास, मतलब ऐसे समझो ऐतिहासिक विषय पर, यानी कि इतिहास, मान लो एक तरह समझो इतिहास से लिखा गया, इतिहास को लिखने का गद्य के रूप में ये पहला प्रयास था। इसलिए हर्षचरित से बहुत सारे इतिहास की सूचनाएं हमें मिलती है कि नहीं मिलती है, पूरा हर्षवर्धन के बारे में हमें सूचना मिलती है। इस किताब में 8 चैप्टर है, 8 अध्याय है। उसमें जो शुरुआत के जो 3 चैप्टर है, वो जो बाणभट्ट है वो अपना आत्मकथा लिखता है, हम क्या हैं। पहले तो भाई लेखक अपने बारे में लिखा ठीक से, उसके बाद जब हो गया पूरा इंट्रोडक्शन 3 चैप्टर में, उसके बाद जो बाकी जो 5 चैप्टर बचा उसमें हर्ष की जीवन चरित्र के बारे में लिखा, पूरा हर्ष के बारे में, उसका बचपन सब चीज़ बताया। तो हर्ष का प्रारंभिक जीवन कैसे गुजरा, वही कहानी, उसके जो है भाई की हत्या हुई थी, उसकी बहन की हत्या हुई थी, बहनोई की हत्या हुई थी। उसके बाद राज्यरोहण, कितने कम समय किस कंडीशन में उसका जो है राजा बना था वो, उसका सैनिक अभियान जो चला था मारने के लिए, उसकी राजनीति कैसी थी, संस्कृति, ये सब चीज़ के बारे में चर्चा कहाँ मिलता है, जो 5 चैप्टर जो, यानी कि ये सारा चीज़ कहाँ मिलता है हमको, हर्षचरित में मिलता है। दूसरा किताब क्या है, कादम्बरी। ये कादम्बरी भी कौन लिखा है, बाणभट्ट ही लिखे हैं, और इसको कहा जाता है संस्कृत साहित्य का सबसे बढ़िया उपन्यास कहते हैं। ये संस्कृत में लिखे थे, ठीक है।
इसका मतलब ये दूसरे भाषा में लिखा गया होगा, पाली या प्राकृत का इस्तेमाल उस समय किया गया होगा। इसमें ये देखो, अब इसमें क्या दिया, इसमें भी हर्ष के बारे में दिया हुआ है। इसमें हर्ष का सामाजिक और धार्मिक स्थिति बताया है, जबकि इस किताब में क्या लिखा हुआ, हर्ष का प्रारंभिक जीवन, राज्यारोहण, सैनिक अभियान और राजनीति। तो दोनों किताब में हर्ष के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन। अगर हर्ष का सामाजिक स्थिति कैसा था, हर्ष काल के समय में वहाँ का समाज कैसा था, उस समय की वहाँ की उस सोसाइटी की धार्मिक स्थिति कैसी थी, अगर ये चीज़ जानना हो तो सामाजिक और धार्मिक कहाँ मिलेगा, कादम्बरी में। जबकि बाकी चीज़ें कहाँ मिलेगी हमको, ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा दोनों में मतलब डिफरेंट ध्यान में रखना। अच्छा, चूँकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हर्ष तो खुद ही विद्वान थे। मतलब हर्ष तो इतना विद्वान थे कि सोचो कि ये जो जयसेन नामक जो उनके दरबारी कवि थे, उन्होंने क्या बोला, देखो हरिदत्त और जयसेन ये भी इनके दरबार में ही कवि थे, ठीक है। इन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि हर्ष जो है कालिदास और भास की तरह, मतलब उनके समतुल्य हैं, इतने महान राइटर हैं। हर्ष के बारे में तो यहाँ तक बोल दिए थे ये। तो हर्ष के द्वारा जो 3 किताब लिखा गया, जिसमें कि प्रियदर्शिका है, एकदम याद कर लेना, ये सब एकदम एग्जाम में बहुत मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक मतलब पूछ ही लेता है। तो प्रियदर्शिका है, उसके बाद कौन है, रत्नावली है, उसके बाद क्या है, नागान है। एकदम मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब जितना भी बता रही सारा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मतलब एक भी चीज़ तुम स्किप नहीं कर सकते हो, जहाँ जहाँ स्किप करने का होगा हम खुद ही बता देंगे। ये चीज़ सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे इतने बड़े बड़े जो टाइटल अभी पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसको इग्नोर भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नागानंद जो किताब है वो बौद्ध पुस्तक, उसमें बौद्ध के बारे में दिया हुआ है, जबकि रत्नावली और जो प्रियदर्शिका है वो अपने आप में क्या है, लव स्टोरी है ना। यहाँ पे लव स्टोरी वाला बुक है, जबकि ये क्या है, बौद्ध पुस्तक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एक और इन्फॉर्मेशन जो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मयूर नामक विद्वान भी जो थे, ये इन्हीं के दरबारी कवि थे। देख लो, दरबारी कवि में बाणभट्ट तो थे ही, उसके बाद कौन हो गए, मयूर, उसके बाद हरिदत्त, उसके बाद जयसेन। यही जयसेन जो अभी बताया कालिदास के बारे में से जो है तुलना कर रहे थे हर्ष का। तो मयूर नामक विद्वान ये क्या किए थे, कुष्ठ रोग को ठीक करने के लिए इन्होंने क्या किया था, सूर्य की उपासना की थी, और इन्हीं के माध्यम से किताब लिखा गया था। क्या नाम था किताब का, मयूर शतक या सूर्य शतक। सूर्य शतक या मयूर शतक समझ गए, सूर्य नाम इसलिए क्योंकि ये सूर्य की उपासना किए थे। तो ये हमारा कुल मिला के लिटरेचर वाला जो पार्ट है वो हमारा इसमें देख लेते हैं। कुछ और बचा हुआ होगा तो हम उसको भी बता देते हैं। अब यहाँ तक हमारा हो गया। अब पढ़ना हमको वेनसांग के बारे में, जो कि हम लोग पहले भी बता चुके हैं कई बार, हम इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं, फिर हम वेनसांग के बारे में बताते हैं। अब देखो वेनसांग के बारे में। वेनसांग कब आया था, हर्षवर्धन के काल में। ये तुम लोग पहले कई बार पढ़ चुके हैं। ये कितने साल तक रहे, 15 वर्ष तक। 629 में आए थे और 645 में ये रहे। ये 7th सेंचुरी में आए थे, वो तो 629 है तो 7th सेंचुरी कहलाएगा। ये अपनी यात्रा का जो वर्णन था ये किस किताब में लिखते हैं, सीयू की, ये किताब का नाम है। इस सीयू की में पूरा वर्णन कहते हैं। यहाँ पे भारत का पूरा वर्णन है, उसके अलावा ये जो है यहाँ पे जो धार्मिक सभाएं आयोजित की जाती थी उसका वर्णन है, और हर्ष के बारे में तो है ही। भारत को इन्होंने किस नाम से पुकारा, इंदु। इंदु, अब लग रहा है हिंदू बोलना चाह रहे हैं, चूँकि चाइनीज़ थे, मतलब चीनी थे तो बोल नहीं पा रहे होंगे, तो भारत को किस नाम से बोला, इंदु। इंदु नाम दिया था इन्होंने। हर्ष को वो किस जाति का बताया, हर्ष के बारे में बोले कि वो फीसे या वैश्य जाति के थे। अब देखो हर्षवर्धन जो हर्ष जो वो राजपूत नहीं थे, इसका मतलब ये पता चल रहा है इनके हिसाब से। और इन्होंने हर्ष को एक उपाधि भी दिया जिसका नाम क्या है, शिलादित्य। ये ध्यान में रखना। तो हर्ष को कौन सी उपाधि मिली, शिलादित्य की उपाधि। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा गया है। हर्ष को शिलादित्य की उपाधि भी मिला था। अच्छा, हर्ष जो है उस समय किसानों के बारे में क्या बोले कि जितने भी शूद्र होते थे अक्सर उस काल में वही क्या करते थे, वही खेती करते थे। और चांडाल के बारे में भी बताए थे, जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जो मांस मछली मदिरा ये सब का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या थे उस समय, चांडाल कहते थे उस समय। अच्छा, ये भी पूछा गया है। हाँ, प्याज लहसुन भी जोड़ लो इसमें, है ना। आदमी, अब यही तो बड़ा अजीब सी बात है ना कि मांस मछली मत खाओ, प्याज लहसुन मत खाओ, उससे मतलब लहसुन प्याज से पाप लग जाता है, लेकिन झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। मतलब बिना इसके भी तो आदमी झूठ बोलता है। लहसुन प्याज में क्या दिक्कत, लहसुन प्याज में कहीं प्रॉब्लम है, बस देखो होता है क्या है ना कि वो थोड़ा सा उसको तामसी भोजन माना जाता है। उसके अंदर सच में वैसा कुछ रसायन तो होता है जिसके वजह से क्या होता है, बॉडी में वो गर्मी पैदा करता है। देखते हो जैसे ठंडी के टाइम में लहसुन लोग खाते हैं, गर्मी रहता है, तो इसके वजह मतलब सेल्फ कंट्रोल की बात यहाँ हो रहा है ना, इसलिए ये लोग नहीं खाते थे। अब देखो मतलब इनके इंद्रियां बस में रहे, उसके लिए लहसुन प्याज वो खाने से इनकार करते थे। ठीक है, लहसुन प्याज खाने से इंद्रियां बहकने लगती है। चलो ठीक है। सिंचाई उस समय जो होता था वो किसके माध्यम से होता था, घटी यंत्र, यानी कि जो रहट,
वो कभी गूगल में जाके आप यूट्यूब पे जाके सर्च करना, वो मतलब एक चक्री जैसा बना होता था, ठीक है। उसमें बहुत सारा बाल्टी लगा, तो एक बैल उसको चारों तरफ से गोल गोल घुमाता था, अब वो कुआं में या फिर नहर में जाता था, ऐसे ऐसे गोल गोल करके पानी निकलता था। वो वीडियो देख लेना एक बार, ठीक है। एक और सूचना क्या देते हैं कि भारत में जो घोड़े है वो कहाँ से आता था? अरब से आता था, ईरान से आता था, या फिर कंबो। यानी कि भारत ओबियसली घोड़ा हमेशा से ही मतलब अच्छा नस्ल का घोड़ा कहाँ रहा है? ईरान वगैरह के एरिया के पास रहा है। अच्छा, कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो भूल ही गए बताना, भाई साहब ये भी उपाधि लिए हैं, इनको भी उपाधि बड़ा अच्छा मिला है, जो इन्हीं को समझ में आता होगा। 2 को हम लोग को समझ में आ रहा है, 2 को इनको समझ में आता होगा। एक उपाधि तो पहला क्या है? युआन च्वांग की उपाधि मिला था। उसके बाद क्या है? स्वान चांग और युआन च्वांग, ठीक है। अच्छा, ये एग्ज़ाम में हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वेनसांग को ही क्या बोलते थे? शाक्य मुनि भी बोलते थे। तो इसलिए भारत का मतलब इनको जो मतलब कि भारत का क्या मतलब, तुम शाक्य मुनि ही इनको उपाधि मिला था, ठीक है। और इनको यात्रियों का राजकुमार इसलिए कहते थे क्योंकि इनको यात्रा करना बहुत ही ज़्यादा, ये घूमते रहते इधर उधर। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, नए नए जगह जाना, वहाँ के लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है। यही तो है ही, देखो हम सोच रहे घर चली गई है, ठीक है। तो देखो शाक्य मुनि और यात्रियों के राजकुमार, ये दोनों इंपॉर्टेंट याद रखना। उसके बाद देखो क्या है, इसके टाइम में एक चीज़ क्या हुआ था कि धर्मसभा का आयोजन होता था उस समय। ये धर्मसभा का आयोजन अक्सर कब होता था? लगभग जब 5 साल होता था ना, तो हर्षवर्धन जो है दान दक्षिणा करने के लिए सभा का आयोजन करते थे। तो 2 सभा का आयोजन हुआ था, एक प्रयाग की महामोक्ष परिषद, जिसमें कि हर्ष जो प्रत्येक 5 वर्ष में इस परिषद में क्या देते थे? दान वगैरह देते रहते थे। और कन्नौज में धर्मसभा का आयोजन हुआ था। इस धर्मसभा में क्या हुआ, वेनसांग भी अपना बात रख रहा था धर्म के बारे में, चूँकि इसके पास भी अच्छा खासा ज्ञान था। ये चूँकि धर्म कर्म की बात बोले, ये बात वहाँ के ब्राह्मण को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो वेनसांग का विरोध करने लगा ज़बरदस्त तरीके से। ये होता कौन है बोलने वाला, इसको क्या पता हमारे धर्म के बारे में, ऐसे वैसे पूरा चिल्लम चिल्ली होने लगा। हर्ष को ये बात बड़ा बुरा लगा, क्योंकि हर्ष को ये चीज़ अच्छा लगा था कि भाई सभी लोगों को हम बोलने का मौका दे रहे हैं, हम धर्म जाति देख करके हम नहीं चुप रहने वाले हैं, सबको मौका देना चाहिए बोलने के लिए, अपनी बात रखने का अधिकार सबको है। इस बात से ये इतने नाराज़ हो गए कि वहाँ पर बैठे 500 ब्राह्मण को भगा दिए। वो बोले ठीक से बातचीत करोगे तो ठीक है, वरना भागो यहाँ से, क्योंकि इसको बोलने के लिए नहीं दे रहा था वेनसांग को। और इस चक्कर में गुस्सा आ गए और इसको क्या भगा दिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वेनसांग जो तो हर्ष के क्या थे, बहुत ही प्रिय थे। निश्चित रूप से इनके बारे में बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें भी वो लिखा था, है ना। हर्ष का कोई पुत्र था क्या? नहीं, पुत्री थी, लेकिन जिसका विवाह किससे हुआ? ध्रुवसेन सेकंड के साथ विवाह हुआ था। जब ये निपट ही जाएगा, हर्ष का जब खत्म हो जाएगा मामला, तो फिर उसके मतलब थानेश्वर पर अधिकार किसका हो जाएगा? ध्रुवसेन सेकंड का, यानी उसका वो कौन हुआ? उसका वो दामाद हुआ। तो देखो आज का टॉपिक हमारा हर्ष का हम लोग जो पूरा पढ़े, आज हम लोग क्या क्या लगभग पढ़े। स्टार्टिंग कहाँ से किए थे? स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से किए थे? थानेश्वर का पुष्यभूति संघ वंश से किए थे। उसके संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति खुद थे। उसमें मतलब पुष्यभूति के बाद कौन था? नरवर्धन था, राज्यवर्धन था, आदित्यवर्धन था। उसके बाद कौन आया था? प्रभाकर वर्धन। उसी के बाद ना हर्ष वगैरह पढ़े था। हर्ष का बड़ा भाई कौन था? राज्यवर्धन सेकंड। उसके बाद हम लोग देखे प्रभाकरण के बारे में पढ़े, उनके बारे में कई सारी उपाधि वगैरह मिला था उनको। फिर राज्यवर्धन सेकंड के बारे में पढ़े, ठीक है। राज्यवर्धन सेकंड के बाद कौन आ जाते हैं? हर्षवर्धन खुद आते हैं। फिर उनके बारे में सारा लिटरेचर पढ़े, कितने सारे लिटरेचर इनके टाइम में लिखा गया था, और वेनसांग के बारे में पढ़े, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक का समरीज था। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, वो हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अगला वीडियो किसके बारे में होगा? वाकाटक के बारे में होगा, ठीक है। हम जैसे चेक कर लिए कि भाई ऐसा ना हो कि मतलब पता चले कि कुछ और था, हम बता दिए कुछ और, ठीक है। तो वाकाटक के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। थैंक यू।